हाँ जी, अब देखेंगे जरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1। आइए रिवाइज कर लेते हैं आपके पास। दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ा? ये जो एक्ट है ये कब इफेक्टिव आया, मतलब कब से लागू हुआ? दैट इज 1 सितंबर 1872। कहां पर लगता है ये? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसमें दो पार्ट हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 1 से लेकर 75, दूसरा पार्ट है 124 से लेकर 238 तक। फर्स्ट पार्ट हमारे कोर्स में है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 हमें अभी पढ़ने हैं फाउंडेशन में। और सेक्शन सेकंड पार्ट जो है 124 से लेकर 238 तक ये हमें सी इंटरमीडिएट में पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी होगा। ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल टर्म्स में अपन समझते हैं कि जब दो लोग आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते हैं उसको अपन कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी बात करते हैं, डेफिनेशन वगैरह। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका है जिससे दो पार्टीज आपस में क्या करती हैं, अपनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन कर लेती हैं कि ये आपके राइट हैं और ये आपकी ड्यूटीज हैं। कि भाई मैं गाड़ी बेचूंगा 20 लाख रुपए में, तुम मुझे 20 लाख दोगे तो मैं गाड़ी बेचूंगा। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन हमने डिसाइड कर ली कि मेरा राइट क्या है कि मुझे गाड़ी मिले, और मेरी ऑब्लिगेशन क्या है कि मुझे गाड़ी देनी, सॉरी, मेरा राइट क्या है कि मैं आपको पैसा मिले, और ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं आपको गाड़ी दूं। बात समझ में आ गई? फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ये बाद में समझेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे होते क्या हैं? नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या, एक पर्सन ऑफर देगा, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए, अगर कोई पार्टी ब्रीच करे तो हम उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जा सकते अपन, तो फिर वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दैट इज वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे उसको अपन, ऐसा ठीक कह है। सकते हैं। फिर बात आ गई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नॉर्मल में तो क्या बताया, ऑफर देगा, एक्सेप्टेंस होगी तो एग्रीमेंट बनेगा, अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट रहता है। फिर अपन ने बात करी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा ना तो ऑफर होगा ना ही एक्सेप्टेंस होगी, बट स्टिल कानून कहता है आपको कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंपोज कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, क्रिएटेड बाय लॉ। यहां पे दो पार्टीज जो है उन्होंने आपस में इंटेंशन नहीं है उनकी, किस चीज की इंटेंशन नहीं है आपस में पार्टीज की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन स्टिल लॉ के द्वारा इंपोज कर दिया गया है। केस बताया था मैंने आपको, दो एग्जांपल्स दिए थे, दैट इज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड मनी पेड बाय मिस्टेक। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अगर मान लो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप ज्वेलर के यहाँ पर गए और ज्वेलर के ज्वेलरी शॉप में आपको एक रिंग मिल गई, डायमंड रिंग पड़ी हुई। आपने डायमंड रिंग उठाई, आपने आसपास पूछा, किसी को, किसी की है क्या, किसी की भी नहीं थी, तो आपने क्या किया, शोरूम ओनर को वो रिंग दे दी कि भाई ठीक है, किसी की हो तो आप देख लेना, दे देना। आप 1 महीने बाद गए, शोरूम ओनर ने से जाके आपने पूछा क्या कोई मिला उसका ट्रू ओनर, तो उसने कहा कोई नहीं मिला। तो आप उससे कह रहे लाओ तो फिर ये रिंग दो मुझे, क्या वो आपको देने के लिए लायबल है या नहीं है? है, आप एनफोर्स करा सकते हैं, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके पास। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी थी कि जो ट्रू ओनर है उसको आप ये वापस करेंगे, बाकी और किसी को वापस करने की आपकी कोई लाइबिलिटी थी ही नहीं। तो इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ना तो वहां पे जो ट्रू ओनर था और ये जो पर्सन जिसको मिली है रिंग, क्या इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या किसी ने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दी? नहीं। यहां पे तो डायरेक्टली लॉ ने इंपोज कर दिया आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ इंपोज कर रहा है आपके ऊपर, क्रिएटेड बाय लॉ, कि जो भी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड होता है उसको, ट्रू ओनर को इसको लौटाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ट्रू ओनर को ही लौटाना है, और किसी को लौटाने की आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज आप उसको अपने पास रख सकते हैं। तो जो शोरूम ओनर था उससे हम ले सकते हैं रिंग। ऐसा आपके पास केस स्टडीज बनती है, इनका आंसर करना होता है। उसके बाद आ गया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कंटिजेंट है, किस चीज पर कंटिजेंट? कंटिजेंट का मतलब ये होता है कि अभी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता, वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा। फ्यूचर में कि कल बारिश होगी तो पार्टी देंगे, बात समझ में आ गई।
आप पास हुए तो, सर मैं पास हुआ तो इंटरमीडिएट में आपके पास ही पढ़ूंगा, मतलब ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या आप पास होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ गिफ्ट करेंगे, मतलब इस तरीके के कुछ आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, दैट इज कंटिंजेंट अपॉन सम फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। रिवोकेशन का मतलब क्या होगा? रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना, कि जब आप अपनी बात को वापस लेते हैं, तो आपने ऑफर दिया किसी को और वो ऑफर वापस ले रहे हो, आपने एक्सेप्टेंस दी और वो एक्सेप्टेंस वापस ले रहे हो, उसको अपन रिवोकेशन कहते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लोज एच। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें एग्रीमेंट आया पहला। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लोज ई में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसको अपन ने कहा दैट इज एग्रीमेंट। फिर डेफिनेशन आई प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस क्या है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and proposal when accepted becomes a promise। कहने का मतलब क्या हुआ? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई बात कह रहा है कि मैं तुम्हें गाड़ी बेचना चाहता हूं इतने लाख रुपए में, बताओ तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, तो एक ने ऑफर दिया, दिस इज कॉल्ड प्रपोजल। तो सामने वाले पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, अगर वो अपनी हाँ या ना जो भी कर रहा है, अगर वो हाँ कर देता है, एसेंट दे रहा है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। उसी को क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ प्रॉमिस। कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं गाड़ी दूंगा, इतने रुपए दोगे, तो उसने प्रॉमिस किया ठीक है तुम गाड़ी देना, मैं पैसे दे दूंगा। तो ये सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या बन गया आपके पास? दैट इज एग्रीमेंट बन गया। और ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हो, जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हो, उसको अपन क्या कहते हैं? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर यहां तक? तो एग्रीमेंट क्या हो गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर को क्या कहते हैं अपन? दैट इज प्रपोजल। एक ही बात है। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? एनफोर्स्ड बाय मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, की कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट के द्वारा इसको एनफोर्स कराया जा सकता हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपके पास? दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। हमने कहा था यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं आपके पास में? कि आपको शादी में बुलाया, आपने किसी को चाय पर बुलाया, दोस्त को बुलाया और दोस्त नहीं आया, तो आप कह रहे हो केस कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट में आपकी जो इंटेंशन है वो ये कभी रही नहीं कि हम कोर्ट में ले जाएंगे आपको, तो वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मिसिंग है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप इसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। अगर ऐसा एग्रीमेंट है जिसको कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसा एग्रीमेंट को जिसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कि वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ। फिर आ गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी टर्म कौन सी है, वाइडर टर्म कौन सी है? हमने कहा एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। अगर एग्रीमेंट्स लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, बट कुछ एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होते उनको हम वॉइड एग्रीमेंट कह देते हैं। तो आपने कहा यहां पर इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, इसमें सब कुछ आता है। ये सारे एग्रीमेंट्स एक वाइडर टर्म है, उसमें कुछ एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, वो तो बन गए कॉन्ट्रैक्ट, और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो बन जाएंगे आपके पास वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, देखो सर, आपने कहा ये आपके पास क्या है? एग्रीमेंट्स, और इसके अंदर ये क्या आ गया आपके पास में? कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और यहां क्या आ जाएगा आपके पास? एग्रीमेंट नॉट, तो ये तो बन गया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपके पास वॉइड एग्रीमेंट। तो वाइड टर्म कौन सा है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में वो भी आते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और जो नहीं होते वो भी आते हैं इसके अंदर। क्लियर यहां तक? चलिए, फिर आपने बात करी कि एग्रीमेंट रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ना? एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसका मतलब वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी ही होगी, नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। नेचर, सारे एग्रीमेंट, सोचो क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे? नहीं, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कुछ एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो जो आपके पास एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो मतलब सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट जरूर होंगे। तो हमने ये बात कर ली, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कहां पर, टोटल कितने हैं पढ़े अपन ने, 11 पढ़े, जिसमें से सेक्शन 10 में कितने हैं, दैट इज 6 हैं, और अदर देन सेक्शन 10 कितने हैं, 5 हैं आपके पास। सेक्शन 10 क्या कहता है, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to the contract for a lawful consideration and for lawful object and not expressly declared to be void। देखो जी, देखो 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 पढ़े 6, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to the contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void। याद हो गया। पहले अपन ने बात करी कि सेक्शन 10 के अलावा वाले, तो सेक्शन 10 के अलावा अपन ने 5 पढ़े थे। सबसे पहले आया 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज रिक्वायर्ड हैं। एक पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये 2 पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, एक पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस में बताया था पार्टनरशिप की क्या कोई लीगल एग्जिस्टेंस होती है, नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। मतलब एलएलपी है लीगल, आपके पास में एग्जिस्टेंस होती है एलएलपी की, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। आपके पास कंपनी है, आपके पास कोई ट्रस्ट है, इनकी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, मतलब इनके सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं। बट आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, आपके पास में पार्टनरशिप फर्म, इनकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप 12th क्लास में पढ़ते थे कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। समझ में आ गई। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, सेलर एंड द बायर। अच्छा, एक ये केस लो पढ़ लिया आपने, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, जिसमें क्या हुआ था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसने डिसोल्यूशन पर पार्टनर्स को अपने एसेट्स दिए हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है वो उसको सेल ट्रीट करते हुए क्या करना चाहता है, टैक्स लगाना चाहता है। बट ये डिसाइड हुआ कि वो नहीं लगा पाएगा क्योंकि पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनर्स जो है वो जॉइंट ओनर्स होते हैं, जो एसेट्स पार्टनरशिप के होते हैं उसके, इसलिए वो खुद के एसेट्स खुद को नहीं बेच सकते हैं। इसलिए अपन ने कहा यहाँ पर द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बोथ बायर एंड सेलर, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या, पार्टीज की जो इंटेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। केस लो पढ़ा था बाल्फर वर्सेस बाल्फर, मिसेस बाल्फर ने मिस्टर बाल्फर पे केस कर दिया था। यहाँ पर मिस्टर बाल्फर ने कहा था कि मैं मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करूंगा, प्रॉमिस किया था, बट बाद में उस प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो ऐसे में मिसेस बाल्फर ने केस कर दिया कि ये हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या वो रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं। एक हस्बैंड वाइफ से पता नहीं क्या क्या वादे करता है, आगे बात समझ में है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते, वहां पे इंटेंशन ये नहीं होती आपके पास कि वो अगर वो वादे पूरे नहीं किए तो कोर्ट केस हो जाएगा, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती। मींस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन वहां पर क्या होती है, मिसिंग होती है। बात समझ में आई। ये पढ़ लिया आपने बाल्फर वर्सेस बाल्फर। हमने कहा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होती है। नॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न में भी कर सकते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको राइटिंग में ही करने पड़ेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे आपके पास में रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री कराते हैं, वो रिटर्न में ही होनी चाहिए, ओरल काम नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी कुछ अलग कंडीशंस हैं, तो अगर उन कंडीशंस को भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर आगे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए आपका, अनक्लियर वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। जैसे ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब ऑयल की बात हो रही है, ये ऑयल कौन सा है वो देखना है आपने, कौन से ऑयल की बात हो रही है ये नहीं पता आपको। तो ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, ऑयल कौन सा होगा यहाँ पे बताया नहीं है, तो ये आपके पास एग्रीमेंट क्लियर नहीं है, जो कि गलत है। हमने कहा इसलिए ये आपके पास डिफाइन नहीं होगा, void हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। दूसरा केस पढ़ा था पीरियड ऑफ लीज। अगर लीज बताया कि लीज पर देना, लीज का मतलब एक तरीके से रेंट पे ही होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं ये नहीं बता रखा है लीज पे कि हम कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा आपके पास में, वैलिड नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये बताया था एन एक्ट एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये वाली बात करी। ट्रेजर बाय मैजिक, इसकी बात करी आपने। तो ऐसा कोई काम जो हो ही नहीं सकता उसको करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर कोर्ट में लेकर जा सकते हैं क्या? कोर्ट कहेगा फालतू का टाइम है हमारे पास। जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है तो फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो? तो बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। सेक्शन 10 फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट आ गया कि सबसे पहले एग्रीमेंट का मतलब ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, कंसेंट कब कहते हैं? दो या दो से ज्यादा पार्टीज कंसेंट कब करती हैं? टू और मोर पार्टीज आर सेट टू कंसेंट
two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, that is consensus ad idem. फिर अपन ने क्या कहा, कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट कब होती है, जब वो कितने से कोज ना हो, 5 चीजों से कोज ना हो। किस किस से, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। पहले 4 के केस में दैट इज वॉइडेबल होगा और मिस्टेक के केस में वॉइड होगा। ये आपने बात कर ली थी। कोर्जन क्या होता है बताया था मैंने आपको, धमकी देना, थ्रेटन करना, आपको किसी को प्रेशराइज करना, मतलब मारने की धमकी देना, है ना, उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपको किसी भी तरीके से। अच्छा क्या ये इन्फ्लुएंस क्या होता है, जहां पर एक की विल, मतलब एक ऐसा डोमिनेंट पोजीशन में, एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में जो दूसरे की विल को, है ना, आपके पास ओवरकम कर सकता है, किसी तरीके से भी डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर अपन ने बात करी नेक्स्ट, प्री कंसेंट हो गया, उसके बाद आ गया कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी क्या है आपके पास, सेक्शन 11। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकता है या एंटर नहीं कर सकता है। हमने कहा हर पर्सन एंटर कर सकता है जिसने ये 3 कंडीशन फुलफिल कर दे। पहला, who has attained the age of majority। कितने को माना, 18 साल। अगर 18 साल से एक दिन भी कम तो माइनर माना जाएगा और उस केस में वो एंटर नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आपके पास एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। इज ऑफ साउंड माइंड, क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का। साउंड माइंड का मतलब है सोचने समझने की शक्ति उसकी होनी चाहिए जिस टाइम पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर किसी ने पी रखी है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो क्या वो उस टाइम पे साउंड माइंड का है या नहीं है, नहीं। लेकिन पहले पिए या बाद में पिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, सेक्शन 11 बताता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जिसकी एज 18 साल हो गई हो, एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली हो, साउंड माइंड हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तब वो होश हवास में होना चाहिए। आज समझ में आ गई। नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई उसको किसी लॉ के द्वारा मना नहीं कर रखा हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था जो फॉरेन के अंदर एम्बेसीज होती है हमारी, इंडियन एम्बेसी जैसे पाकिस्तान के अंदर है, तो मैंने आपको एग्जांपल कई बार देता हूँ। अभिनंदन जब आया था तो उसके साथ में वो एम्बेसी एम्बेसडर आया था, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर्स होते हैं बाहर, वो उस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों, अगर वो उस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहां पर, तो ऐसी सिचुएशन में वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे और इंडिया का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। तो कुछ ऐसे हैं जो फॉरेन सॉवरेनेंस बोलते हैं इसको अपन, ये आ गया फॉरेन सॉवरेनेंस। कन्विक्ट्स हो गए, जिन पर जो दोषी हैं, आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, दोषी हैं, तो उनको भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए मना किया जाता है। और एलियन एनिमी, दैट इज किसी कंट्री के साथ अगर आपके पास में युद्ध हो जाता है तो उसके इसके अंदर भी वो एनिमी वाली पोजीशन आ जाती है। अगर कोई इनकम्पिटेंट पर्सन है, कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है या डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लो था, डिस्क्वालिफाइड बाय लो था, लेकिन फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसको अपन वॉइड मानेंगे, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यहां तक बात समझ। कंसिडरेशन की बात करते हैं तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यों। ये अपने को पढ़ना था, ये आज सेकंड यूनिट कंसिडरेशन की ही स्टार्ट होनी थी, बट अभी हम थोड़ा लेट करके करेंगे। कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन क्या है, क्विड प्रो क्यों, समथिंग इन रिटर्न, की कुछ बदले में मिले। अब ये बदले में कुछ भी मिल सकता है, कुछ राइट मिल सकता है, कोई प्रॉफिट मिल सकता है, कोई बेनिफिट मिल सकता है, आपके पास में कुछ भी हो सकता है ये। और दूसरी पार्टी के लिए, एक के लिए जो राइट है, बेनिफिट है ना, आपके पास प्रॉफिट है, दूसरे के लिए लॉस है, डेट्रीमेंट है। एक पैसा देगा तो दूसरे को लॉस होगा, सीधी सी बात है। एक गाड़ी दे रहा है, दूसरे को गाड़ी मिल रही है, बात समझ में आ रही है। तो गाड़ी दे रहा हूं तो ये मेरे लिए लॉस है, मेरे को पैसा मिल रहा है, ये मेरे लिए राइट है। तो हमेशा एक चीज के अंदर आपके पास एक के लिए राइट होगा तो दूसरे के लिए वही, है ना, लॉस होगा, फॉरबिडेंस। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, आपको जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कंसिडरेशन होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर ये अनलॉफुल होगा तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। जैसे आपने कहा किसी को मर्डर करने के लिए सुपारी लिए, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे किसी का मर्डर करने के लिए, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। क्या कोर्ट में जा सकते हैं, देखो मैंने तो मर्डर कर दिया लेकिन ये मेरे को 50 लाख नहीं दे रहा है, ऐसा कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कब लॉफुल नहीं होगा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल जब कितनी चीजें, 6 चीजें। इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फ्रॉडुलेंट हो, इट इन्वॉल्व्स
injury to the person or the property of another, courts regard it as immoral and opposed to public policy. ठीक है, इन सब पर भी अपन बात करेंगे, ये बाद में आएंगे. जैसे कोकेन की बात करी थी कि 100 केजी अगेंस्ट 100 केजी ऑफ कोकेन वो घर बेचने को तैयार है, घर बेच दूंगा कोई बात नहीं, 100 केजी जो है वो कोकेन दे दो. तो ये आपको पता है ड्रग्स लेना ये अनलॉफुल है, ये कंसिडरेशन ये आपके पास में इलीगल हो जाएगा, तो अपोज टू पब्लिक या प्रोहिबिटेड बाय लॉ. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्सप्रेसली वॉइड हो, मतलब इलीगल या वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए. इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जो लॉ मना करता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ. कोई काम लॉ में मना कर रखा है, उस काम के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट. और इलीगल एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जो स्टार्टिंग से जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, मतलब उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकता है आपके पास में, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट. तो हमने कहा था सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल हों ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, आपने कहा जैसे ट्रेजर बाय मैजिक है ना, डिस्कवर आपने कर लिया कि डिस्कवर करेंगे ट्रेजर बाय मैजिक, तो दिस इज इम्पॉसिबल एक्ट, तो ये वॉइड है, ये इलीगल नहीं है. तो इलीगल आपके पास में कोकेन वाला एग्जांपल था ड्रग्स के बदले में, दिस इज वॉइड, इलीगल हो गया, और इलीगल है इस वजह से ये वॉइड भी है आपके पास. तो मैंने बताया था कि सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक आपके पास क्या आएंगे? वॉइड एग्रीमेंट्स. सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक आएंगे वॉइड एग्रीमेंट्स, जिसमें से 3 सेक्शन याद कराए थे. एमटीपी, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. कोई कह रहा है कि केस ना करने के लिए पैसे दे रहे हैं, ये भी आप कह सकते हो लाओ पैसे दे दो और फिर केस भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई आपको कहे कि शादी मत करो 10 करोड़ देंगे, आप कहोगे लाओ 10 करोड़ दो, ठीक है, शादी नहीं करेंगे, और फिर 10 करोड़ लेने के बाद शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे खत्म हो जाएंगे, तो मत करना. ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए आपने, तो अपन 3 बेसिस पे पढ़ते हैं, वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे. वैलिडिटी के बेसिस पे पहला आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, व्हिच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी थी 2 क्लॉज जे में, और क्या कहता था? कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. क्लियर यहां तक? कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, स्टार्टिंग में वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब ये एनफोर्सेबल नहीं रहा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ये वैलिड था, तब ये कोर्ट में जाकर एनफोर्स करवाया जा सकता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है, क्या तो कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि अब ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता, या कोई लॉ में चेंज आ गया, तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अब ये एनफोर्सेबल नहीं रहा. तो जब ये एनफोर्सेबल नहीं रहता तब ये क्या बन जाएगा आपके पास? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. समझने की बात जरूरी है कि इसमें स्टार्टिंग में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे यहां पर मिस्टर एक्स ने एग्री किया था कि वो बुक लिखेगा एक पब्लिशर के साथ, और बीच में वो मान लो बुक जो ऑथर था वो क्या हो गया? टपक गया. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आपके पास में? हाँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग. क्या बताओ, यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टार्टिंग में तो ये एनफोर्सेबल था, बाद में अब नहीं रहा, इस वजह से अपन इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अगला आ गया वॉइडेबल. वॉइडेबल नाम में ही कह रहा है एबल टू बी वॉइड, जो वॉइड है नहीं, वॉइड हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. तो मैंने बताया था आपको कि अगर गन पॉइंट पर अगर मैं 50 लाख की फॉर्च्यूनर 25 लाख में ले रहा हूं, वैसे तो लॉजिक ये कहता है जब 25 भी क्यों दूंगा, गन पॉइंट पे रखना है. चलिए, बट कंसिडरेशन कुछ रख लेते हैं कि चलो ठीक है. देखिए जरा, वॉइडेबल एबल टू बी वॉइड, तो हमने कहा था एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्स करवाया जा सकता है, कोर्ट में जाया जा सकता है, एक पार्टी जा सकती है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो वहां पर मुकुल जा सकता है कोर्ट में इसको एनफोर्स कराने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं, तो ये वाली बात आ गई आपके पास वॉइडेबल. उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि अच्छा मैं इसको
अवॉइड करना चाहता हूं, मुझसे जबरदस्ती हाँ भरवाई गई है इस चीज पर, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है। तो जो एग्रीड पार्टी है उसके पास राइट है मना करने का। अगर वो मना कर देता है तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर ये वो मना नहीं करता रीजनेबल टाइम में, अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद उसको याद आया कि अच्छा सर ने जबरदस्ती गाड़ी ले ली थी, अब वो कोर्ट में जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उस टाइम पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। ऐसा होना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम। अगर आप रीजनेबल टाइम के अंदर आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर लोगे तो वो वॉइड बन जाएगा। अगर आप रीजनेबल टाइम में उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, है ना। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इनके केस में आ गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, वॉइडेबल की डेफिनेशन। एनफोर्सेबिलिटी, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जा सकता है? नहीं। लेकिन वॉइडेबल को एनफोर्स कराया जा सकता है किसके द्वारा? एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। कोज क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का? कोज क्या हो सकता है आपके पास में? बिकम्स वॉइड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। जबकि आपके पास वॉइडेबल व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, जब कंसेंट फ्री ना हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। परफॉर्मेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड की जा सकती है। एग्रीड पार्टी के पास राइट है, अगर वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अगर अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करेंगे, तो उस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और फिर इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract। फिर कोई भी पार्टी शो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, राइट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसी को राइट नहीं देता, वॉइड का कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, तो किसी के पास कोई राइट नहीं होता, है ना। यहाँ पे आ गया नॉट ग्रांट एनी, डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। जबकि यहाँ पे क्या था, पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, उसको राइट मिलेगा कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, रिसेंड कर सकता है। दैट इज इफ इट इज नॉट रिसेंडेड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया, रीजनेबल टाइम पीरियड में कोर्ट में जाके मना नहीं किया, तो उस सिचुएशन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा और फिर उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, उसको क्या कहते हैं अपन? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, क्या वो वॉइड होते हैं आपके पास में? यस। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड आपके पास में इलीगल एग्रीमेंट, ये दोनों ही क्या होते हैं? वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही आपके पास ये वॉइड है। दूसरा आ गया सेक्शन 2 क्लॉज जी आ गया, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। हमने क्या कहा? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसका लीगल इफेक्ट ना हो, जैसे सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, तो उसको अपन क्या कहते हैं? दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड, देखो एक वॉइड एग्रीमेंट है, जैसे आपने कहा कोई भी मीनिंग सर्टेन नहीं है कुछ भी, तो उससे जो रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं वो सारे वैलिड ही रहेंगे, वो सब वॉइड नहीं होंगे। बट एक इलीगल एग्रीमेंट होता है तो उससे रिलेटेड सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं आपके पास में? कोलेटरल एग्रीमेंट सारे के सारे वॉइड हो जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि पनिशेबल, वॉइड में पनिशमेंट नहीं मिलती, बट इलीगल में आपको पनिशमेंट मिलेगी। वॉइड एग्रीमेंट को लॉ मना नहीं करता, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, बट इलीगल को फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ मना करता है बनाने के लिए। ठीक है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। मतलब गुड इन सब्सटेंस, कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया था, ठीक था, लेकिन अब कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया जिसके कारण अपन इसको कोर्ट में ले जाके अब एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। या तो एब्सेंस इन राइटिंग, या तो टाइम लिमिटेशन, टाइम बार्ड, दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब क्या है? एक डेप्ट अगर आप 3 साल तक पैसा ना मांगो तो 3 साल बाद क्या हो जाती है? पैसा मांगने के लिए आप कोर्ट में फिर नहीं जा सकते। हाँ, इस बात की एक्सेप्शन आएगी, कंसिडरेशन जब अपन पढ़ेंगे तो बात आएगी। ऐसे तो कहोगे सर 3 साल के बाद कोई पैसा किसी से मांगेंगे तो वो देगा ही नहीं, बट इस बात की है कि आप रिटर्न में ले लो, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, तो फिर उस केस में आप रिमाइंडर देते रहें तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है। उससे एक बार लिखित में ले लिया कि वो पैसा ले रखा है उसने हमसे, तो वो पैसा फिर देगा हमारे पास। ठीक। ये आ गया आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो क्या तो वर्ड्स में, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसे डिसाइड हो, या तो वर्ड्स में या तो राइटिंग में। An express contract if the terms are expressed by words or in writing। सेक्शन 9 क्या कहता है आपके पास? कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन वर्ड्स
अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अगर मेड इन वर्ड्स की गई है देन इट इज एक्सप्रेस, प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? बाय एक्शन, दैट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, बाय एक्शन, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। इसकी वजह से मींस मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा आपने पहले से कुछ बात बोली नहीं है, इम्प्लाइड मान ली है ना। एक होता है सब चीजें पहले बता दी गई है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, दिस इज एक्सप्रेस बाय वर्ड्स या इन राइटिंग। एक होता है अपने उस टॉपिक पे बात ही नहीं करी, आपने भी वही माना मैंने वही माना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड, कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है ना। इम्प्लाइड के अंदर आपने एग्जाम्पल लिया था आपके पास, जैसे कूली वाला एग्जाम्पल भी लिया था। इवन आपने जो बसेस वगैरह में आप ट्रैवल करते हैं, रोडवेज होती हैं, तो होता क्या है कि पैसेंजर आपके पास सर्विस है, आप बस में बैठेंगे तो ऑब्वियसली इम्प्लाइड है कि आपने एग्री किया है कि आप टिकट खरीदेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तुमने, थोड़ी ना पहले बोला था, ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्प्लाइड है कि आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ वो भी इम्प्लाइड बताया था मैंने आपको। सेल और रिटर्न बेसिस पे ऐसा होता है कि साड़ी दी अप्रूवल बेसिस पे ले जाओ घर, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो भिजवा देना वापस। अगली बार एक हफ्ते बाद वापस शॉपिंग करने आए तो वही साड़ी पहन के गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? आपके पास में इम्प्लाइड है कि जब वो पहन कर आ रहे हैं, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि ये इन्होंने खरीद ली है, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है। आपने उससे पहले किसी और को बेच दिया, मान लो मैं कैमरा लेकर आया था या कोई चीज पर्टिकुलर लेके आया था, वो चीज आपने किसी और को बेच दी, तो आप कब बेच सकते हैं? जब आपका अप्रूवल होगा, तो आप उसको भी अप्रूवल मान लेते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा है। अच्छा, कुलीन यूनिफॉर्म का एग्जांपल लिया था, इसमें इंपॉर्टेंट था। कुलीन यूनिफॉर्म है, उसने लगेज उठाया आपका, आपने कुछ नहीं कहा, आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये क्या है, आपको उसको क्या पैसा देना पड़ेगा या बाद में मना कर दोगे? मैंने थोड़ी ना कहा था उठाने के लिए, देना पड़ेगा। दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड का ही पार्ट है, टैसिट मीन साइलेंट। और इसमें दो एग्जांपल पढ़े थे, जब आप कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम से, और दूसरा आपने पढ़ा था फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल, है ना, फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल। तो आपने क्या कहा, जब एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि आपके एटीएम से कैश विड्रॉ करेंगे तो कंसिक्वेंस ये होगा कि आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये दिस इज इम्प्लाइड, दैट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और आपके पास आ गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, वैसे इंप्लाइड का ही पार्ट है तो अलग से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा आ गया फॉल ऑफ हैमर। आपको पता है कि हैमर के फॉल करते ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके पास में बन जाएगा, तो फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल। तो ये आपके पास में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हमें पहले से कंडीशन पता होती है, पहले से कंसिक्वेंसेस पता होते हैं कि अच्छा ऐसा करने पर क्या होगा, उसको अपन कहते हैं दैट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पहले बता चुका हूं कि ना तो ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है, दोनों पार्टी चाहती नहीं है, जानती भी नहीं अपने आप, मतलब एक दूसरे को, बट स्टिल लॉ के द्वारा इम्पोज्ड है, किसी ने गलती से पैसा डाल दिया अकाउंट में। ठीक। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने दो एग्जांपल दिए, ये एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ना तो यहां पर ऑफर है ना ही यहां पर एक्सेप्टेंस है, ये तो लॉ के द्वारा इम्पोज्ड है, क्रिएटेड बाय लॉ है आपके पास। दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ आइदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज की कोई इंटेंशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट स्टिल लॉ के द्वारा इम्पोज्ड है। जैसे आपके पास ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, और दूसरा आपके पास में लिया था मनी पेड बाय मिस्टेक। ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो ईमेल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, इनको ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स या साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ईमेल पर किए जाते हैं, होते हैं बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओवर द ईमेल ही कर दिए जाते हैं आपके पास, फेस टू फेस करने के बजाय। जैसे फ्रेंचाइज लेते हैं, तो फ्रेंचाइज में एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट आता है, ऑनलाइन ही दे देते हैं आजकल तो ईमेल। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में सीए की क्लासेस चलाने के लिए फ्रेंचाइज ली थी स्टारगेट की। स्टारगेट, आज के टाइम तो ये सिस्टम थोड़ा खत्म हो गया है। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन क्लासेस आपके पास में ज़्यादा चलती थी, आजकल ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, जब से ये पेन ड्राइव आया, तो पहले सैटेलाइट क्लासेस हुआ करती थी कि ज़्यादातर ये रिकॉर्डिंग्स शो करा करते थे आपको, है ना। चलिए, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, आपने फीस दे दी, मैंने पढ़ा दिया सिलेबस, दिस इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। बट मैंने अभी पढ़ाना बाकी है, आपने फीस एडवांस दे दी, दिस इज एग्जीक्यूटरी। एक पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है, और स्टार्टिंग में अपन ने बात करी पढ़ाना भी बाकी है और फीस भी बाकी है, दिस इज
आपके पास एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी के दो पार्ट हो गए। एग्जीक्यूटेड का मतलब है दोनों पार्टीज की जो परफॉर्मेंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एग्जीक्यूटरी का मतलब है एक पार्टी की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है या दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस अभी रहती है, क्या तो एक की रहती है या तो दोनों की परफॉर्मेंस बाकी है। तो अपने कहा एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड, तो जिसमें दोनों पार्टीज को जो करना था वो कर दिया, बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जबकि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अभी परफॉर्म किया जाएगा फ्यूचर में, अभी पूरा कंप्लीट परफॉर्म हुआ नहीं है, फ्यूचर में परफॉर्म होगा, टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। यूनिलेटरल और बायलेटरल, तो हमने कहा अगर एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है और दूसरी पार्टी ने अभी परफॉर्मेंस नहीं दी है, पढ़ा दिया, फीस नहीं आई है, तो भी यूनिलेटरल। या आपके पास फीस एडवांस आ गई है और पढ़ाना बाकी है, तो भी यूनिलेटरल। और जब दोनों काम बाकी है, पढ़ाना भी बाकी है और फीस आने भी बाकी है, तो बायलेटरल। तो यूनिलेटरल और बायलेटरल किसके पार्ट हैं आपके पास में? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट है। ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आ गया प्रपोजल या ऑफर। तो ऑफर की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लोज ए में, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। सिंपल सी बात है, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कहता है कुछ काम करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और सामने वाले से उस पर उसकी असेंट लेना चाह रहा है, हाँ या ना लेना चाह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? प्रपोजल। बात समझ में आ गई? जो प्रपोजल, जो प्रपोज करता है, दैट इज जो ऑफर देता है, उसको प्रपोजर कहते हैं आपके पास में, या ऑफरर कहते हैं। या तो ऑफरर, ऑफर देने वाले को ऑफरर, या प्रपोजल देने वाले को प्रपोजर। बात समझ में आ गई यहां तक? या आपके पास प्रोमिसर, बात एक ही है प्रोमिस में, दैट इज प्रोमिसर। ठीक है। द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफरी। और जो एक्सेप्ट करता है, प्रोमिसी या एक्सेप्टर, दैट इज प्रोमिसी और एक्सेप्ट। और अब वैलिड ऑफर क्या क्या इसमें प्रेजेंट होना चाहिए? वैलिड ऑफर के लिए पहली चीज है कि विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने या कुछ ना करने की बात बतानी चाहिए आपको ऑफर के अंदर। मतलब यही है कि मैं आपको गाड़ी बेचने को तैयार हूं, या मैं ये करने को तैयार हूं, या ना करने के लिए, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप मुझे पैसे दे दो। तो इस चीज का कुछ करने या कुछ नहीं करने का होना चाहिए, हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। विलिंगनेस कैसी होनी चाहिए? विलिंगनेस आप जब बता रहे हो कुछ करने या ना करने की, तो सामने वाले की एसेंट लेने की बात होनी चाहिए। सिर्फ आप अपनी बात बता रहे हो तो वो बात नहीं बनेगी। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आपने कहा कि आई वांट टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2022, 2022 के एंड तक शादी करनी है। तो ये आपके पास में कुछ विलिंगनेस, कुछ करने की बात आपने करी, लेकिन शादी करने की बात कर रहे हो, लेकिन आपने सामने वाले की एसेंट ली क्या इसमें? नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, आपने जस्ट उसको अपनी इंटेंशन बताई और कुछ नहीं। बट उसमें अगर वर्ड्स ऐड हो जाए, विल यू मैरी मी, तो फिर क्या आपने सामने वाले की इंटेंशन पूछनी है? यस। तो एसेंट लेने के लिए आपका जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब एक्ट ऑफ डूइंग, नेगेटिव मतलब नॉट डूइंग। कुछ करने को पॉजिटिव एक्ट कहते हैं, पॉजिटिव ऑफर कह देंगे। और कुछ नहीं करने के लिए अगर ऑफर है, एब्सटिनेंस का है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मुझे इतने रुपए दे दो। बात समझ में आ गई? ऐसे भी करते हैं लोग बाकी पर्टिकुलर छोड़ देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस। जनरल ऑफर की बात करिए। जनरल ऑफर का मतलब क्या है कि एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट। ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, जब आप पब्लिक को देते ऑफर और उसमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। डिस्काउंट दिया 31 अक्टूबर तक, जो भी ज्वाइन करेगा उसको 10% डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट दिया तो अब कोई भी बच्चा कभी भी एडमिशन के लिए आए, भले वो जानता हो या नहीं जानता हो, अगर वो देख कर आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके पास वैलिड ऑफर इस तरीके से दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। क्लियर यहां तक? जनरल ऑफर में केस लो पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये आपके पास कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने स्मोक बॉल्स बनाए थे कि ये बॉल्स का स्मोक से अगर इनहेल करोगे आप इस तरीके से, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और इन्फ्लुएंजा हो गया तो आपको 100 पाउंड्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मिसेस कार्लिल ने एज पर प्रिंटेड डायरेक्शन से इसको यूज किया और बाद में उसको फिर इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में उसने केस कर दिया, तो ये जनरल ऑफर था। और इसी में अपन ने बात करी थी, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस ऑफ द ऑफर, कंसिडर टू एक्सेप्ट द ऑफर, सेक्शन 8 में बात करी थी आपने। सेक्शन 7 में क्या बात करी थी? अनक्वालिफाइड,
है ना, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पर चीजें समझ में आएंगी। ये बात समझ में आ गई, बता देंगे। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, आज मेरा टारगेट यही था ताकि वो हो जाए। स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। हमने कहा था जब ऑफर एक पर्सन को दिया जाता है, स्पेसिफाइड पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, असर्टेन्ड पर्सन को, दोस्त को आपने कहा कि मैं अपनी गाड़ी 10 लाख के बजाय 8 लाख में बेचने को तैयार हूं, ऐसा होता है, या आप अपने दोस्त को या कोई जानकार होता है उसको लिए आप प्राइस कम कर देते हैं, बट हर किसी के लिए प्राइस कम नहीं करते। तो आपने अपने दोस्त को अगर ऑफर दिया है तो आपका दोस्त ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है ना। आपने ऑफर दिया दोस्त को और तीसरा बीच में आ रहा है, ये ले भाई 8 लाख और मुझे गाड़ी दे दो, ऐसा थोड़ी ना। तुम्हारे लिए ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस सिर्फ मेरे दोस्त के लिए। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन्ड पर्सन, then the specific offer can be accepted only by that specified person जिसको ऑफर दिया गया है। क्लियर है? बोल्टन वर्सेस जॉन का ये केस था आपके पास में, केस लो आपने बाद में पढ़ ही लिया था। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो पर्सन आपस में सेम ऑफर्स, व्हेन टू पर्संस एक्सचेंजेस, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, जिनको एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता, यही बात इसने इससे कही है, वही बात इसने इससे कही है, सेम टाइम पे पोस्ट भेज दिया, दोनों को अपने दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिला, समझ ही नहीं पाए, एक ही टाइम पर कहा है उन्होंने। बात समझ में आ गई आपको? टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। क्या एक के ऑफर को दूसरे की एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? नहीं, कभी भी एक के ऑफर को दूसरे की एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। इसके बाद आगे आपके पास एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, म्यूचुअल देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? आपने कहा कि गाड़ी, मैंने कहा कि 10 लाख में बेचने को तैयार हूँ, बताओ खरीदोगे क्या? तुमने कहा नहीं सर 10 लाख नहीं 9 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर। कि ओरिजिनल ऑफर में टर्म्स बाकी सेम ही रही, बस आपने कुछ चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, वेरिएशन कर दी कुछ इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। मैंने 10 लाख की बात कही थी, आपने कहा सब कुछ सेम है बस 9 लाख रुपए, मैंने मना कर दिया। तो अब आप कह रहे हो नहीं सर लो 10 लाख में दे दो, तो क्या मैं अब जरूरी है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं आपके ऑफर को? नहीं। मींस जैसे ही आप काउंटर ऑफर देते हैं, जैसे ही मैंने कहा था 10, आपने कहा 9, तो पहले वाला जो ऑफर था मेरा 10 लाख में, वो ऑफर लैप्स कर गया, वो खत्म हो गया। अब आप चाहकर भी दोबारा अगर कोशिश करें ना कि ये लो सर 10 लाख में दे दो, चलो अब मैं 10 लाख में मना कर रहा हूं, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट उसमें केस में जा सकते हैं क्या? कोर्ट में जा सकते हैं क्या कि सर तो पहले बोला था, ऑफर दिया था, अब मना कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल ऑफर क्या कर जाता है? लैप्स कर जाता है जैसे ही आप काउंटर ऑफर देते हैं। When the offeree offers to qualified acceptance that is subject to modifications and variations in the terms of the original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer and it is also called conditional acceptance. बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ओपन ऑफर। स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर क्या होता है? विच रिमेन्स ओपन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने 3 महीने के लिए आपके पास जितना भी टाइम दिया कि 31 तारीख तक कोई भी बच्चा एडमिशन लेगा तो उसको डिस्काउंट देंगे, तो ये ओपन ऑफर है 31 तारीख तक। इसी को ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर या आपके पास में स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। एक ऑफर के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कैपेबल होना चाहिए। दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता हो, गिविंग राइज टू द लीगल रिलेशनशिप। जैसे इन्विटेशन है, अ सोशल इन्विटेशन, क्या ये कोई आपके पास में इसमें कुछ लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ सकती है? नहीं, लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन। शादी में आना, आपने कहा आऊंगा लेकिन आप नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस कर देंगे आपके ऊपर। ठीक है? इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। हाँ, पंडित जी ना आए तो केस हो सकता है। ठीक है? अब पंडित जी ना आए, पंडित जी से कॉन्टैक्ट किया था, पंडित जी बताओ फेरे कराओगे, हो गया ना, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, वो कमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन आ गया, वहाँ पे तो करना पड़ेगा। सोशल इन्विटेशन एक अलग चीज होगी, कोई बात। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। आपको वही है कि ऑफर क्लियर होना चाहिए, ऑफर में क्या क्या टर्म्स हैं सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे ऑयल वाला जो एग्जांपल लिया था वो यहाँ पर भी सेम वही है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके पास, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। और केस लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। क्या कहा था यहाँ पर? गौरीदत्त है लाला जी सेठ जी, उनका भतीजा जो है वो खो गया था,
अब उनका जो सर्वेंट था लालमन शुक्ला, वो उसने क्या किया, वो चला गया उसको ढूंढने के लिए, उसको भेज दिया। पीछे से उसने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी ढूंढ कर लेकर आएगा उसको हम एक सर्टेन रिवॉर्ड देंगे। अब ये ढूंढ कर ले आया, इसको पता ही नहीं था कि सेठ जी ने ऐसा कुछ ऑफर दिया है, अनाउंसमेंट करी है, इसने बच्चा लाकर दे दिया। अब बाद में इसको 2 दिन बाद पता चला कि अच्छा ऐसा कोई ऑफर दिया था, तो ये जाके सेठ जी को कह रहे लाओ मेरा रिवॉर्ड दो मुझे। तो क्या इसको जब ऑफर थी की नॉलेज ही नहीं थी, तो क्या ये एक्सेप्टेंस दे सकता है? नहीं। विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर acceptance cannot be given. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. Acceptance offer in ignorance of the offer is not acceptance. उसको अपन acceptance नहीं मानते हैं। acceptance तभी दे सकते हो जब आपको ऑफर की नॉलेज हो। विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर, ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू, ऑफर इस पर्पस के साथ देना चाहिए जिससे कि सामने वाले से आप उसकी कुछ एसेंट लेना चाह रहे हो, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? यस। ऑफर में कंडीशंस लगाई जा सकती हैं कि तुम्हें अगर पढ़ना है तो फीस कैश में ही देनी पड़ेगी, या फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, फीस आपको 2 ही इंस्टॉलमेंट में देनी है, फीस आपको एक बार में ही देनी है। ऐसी कोई भी कंडीशन जो मैं लगाना चाहूं वो लगा सकता हूं। दिस इज कॉल्ड ऑफर। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कोई भी कंडीशन हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या आपके पास एक्सेप्टेंस में कंडीशन हो सकती है? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस में कंडीशन आते ही वो क्या बन जाता है? काउंटर ऑफर बन जाता है। उसमें फिर मेरा जो ऑफर था ओरिजिनल ऑफर वो लैप्स कर जाएगा। क्लियर है? मैंने ऑफर दिया आपको कि फीस एक बार में देनी है, आपने कहा सर नहीं दे पाएंगे। देखिए आप सोचिए जरा, 2 बार में देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है 2 बार में दे दे। तो ये क्या हुआ? मैंने जो ऑफर दिया वो ऑफर था, सामने से आपने उसमें टर्म्स में चेंज कर दिया, दिस इज काउंटर ऑफर। अब मैंने एक्सेप्ट किया उसको, यहाँ ठीक है चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं 2 बार में दे देना। बात समझ में आ गई इस तरीके से? तो ये काउंटर ऑफर आपके पास में, तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑफर में कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस को आप क्या मान लें, कि आप उसको एक्सेप्टेंस मान लें। आप ये नहीं कह सकते कि कल तक तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हारी हाँ मान लूंगा, है ना, ऐसा नहीं कह सकते। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्लियर है? A proposes B to purchase his Android mobile for 5,000. If no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. ऐसा नहीं कह सकते कि इतने टाइम में रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने इसको एक्सेप्टेंस दे दी है। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, मतलब आप एक पर्सन को भी दे सकते हो और पब्लिक को भी दे सकते हो। ये चीज है। तो आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर आपका जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस पढ़ाई था भी, इन वर्ड्स या इन राइटिंग हो तो एक्सप्रेस होता है। अगर टर्म सारी डिसाइडेड है, बोल के बता दी है सारी, ये होगा ये होगा ये होगा ऐसा हो, दिस इज बाय वर्ड्स, दैट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब है कुछ चीजें कंडीशनल मान लिया जाता है कि ऐसा होगा आपके पास में। ठीक है, देखो बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार, ये आपके पास आता है। रेड लाइट पे कई बार ऐसा होता है कि रुकी गाड़ी और कोई आके आपका शीशा साफ करने लगा, आपने मना नहीं किया। अब मना नहीं किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ आपने उसको मना कर दिया, भाई पैसा नहीं दूंगा देख, अब फिर भी वो लग रहा है नहीं, मान ही नहीं रहा, कर लेते भाई साहब, कर ले कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। एक ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, इन दोनों में भी डिफरेंस है। ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस है। ऑफर क्या होता है कि आपकी इंटेंशन है कि जैसे ही मैंने कुछ कहा आपको, आपने एक बार हाँ कर दी तो मैं बाउंड हो जाऊंगा, फिर मुझे वो करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑफर। अगर आपकी इंटेंशन है कि आप बाउंड हो जाएंगे सामने वाले की एक्सेप्टेंस देते ही, तो वो ऑफर होता है। अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, आपकी इंटेंशन है कि सामने वाला आए आपको वो ऑफर दे और तब आप नेगोशिएट करेंगे, तो उस सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं? दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। तो हमने कहा ऑफर को डिस्टिंग्विश करना है। आंसर टू अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा कि कितना प्राइस, लोवेस्ट प्राइस क्या हो सकता है, तो आपने लोवेस्ट प्राइस बताया। आपने ये नहीं कहा कि मैं इस प्राइस पर बेचने को तैयार हूं, आपने कहा लोवेस्ट प्राइस ही हो सकता है ना, उस प्राइस पर बेचने को तैयार हैं, ये ऐसा हमने नहीं कहा। ये सारी बात आ गई थी। हेल्ड दैट द मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोवेस्ट प्राइस एट विच द वेंडर वुड सेल कंटेन्ड नो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू द पर्सन हु हैड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस। किसी ने प्राइस पूछा, हमने प्राइस बता दिया, बट ये जरूरी थोड़ी ना उसी प्राइस पे उसको ही बेच दें, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर अपन ने कहा कि इन्विटेशन टू ऑफर
दैट इज पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर इनवाइट्स द अदर पार्टी। जैसे टू लेट का बोर्ड लगा था, इसमें 3-4 एग्जाम्पल है आपके पास। एक टू लेट का बोर्ड है आपके पास, तो अगर टू लेट का बोर्ड है तो कोई भी देखकर आता है किराए के लिए और फिर वो बात करता है, टर्म्स एंड कंडीशन हम पूछते हैं, तब जाके हम फाइनलाइज करते हैं, तब जाके वो हम पर बाइंडिंग होता है। जब वो ये होता है ना कि हाँ ठीक है अब पक्का हो गया, फाइनल हो गया, और वो 1500 आपको कुछ रुपए दे के जाता है, जिससे कि आपका ये होता है कि हाँ अब ये बाइंडिंग हो गया कि हमने इसको किराए पर दे दिया है। क्लियर? उससे पहले नहीं, उससे पहले तो आप 10 सवाल पूछोगे उससे मैरिड हो कि नहीं हो, बैचलर तो नहीं है। उसके बाद में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कई चीज़ें पूछोगे आप, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, सारी बात। ठीक है, तो मीन्स जो टू लेट का जो बोर्ड है वो आपके पास इनविटेशन टू ऑफर है। किसी शोरूम के अंदर अगर कोई ड्रेस डिस्प्ले है और उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने ड्रेस उठाई और काउंटर पे गए और आपने कहा ड्रेस दो, वो मना कर रहा है। आप उसके जबरदस्ती कर नहीं सकते हो कि अच्छा कोर्ट में ले जाएंगे आपको देना ही पड़ेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर था। ऑफर तो आपने दिया कि मैं खरीदना चाहता हूं, क्या आप बेचना चाहोगे, मतलब अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो तो उसकी मर्जी है। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है ऑफर टू रिसीव ऑफर, ऑफर टू इंड्यूस ऑफर, जहां पे इंटेंशन आपकी बाउंड होने की नहीं है, जहां पे इंटेंशन है कि अभी हम नेगोशिएट करेंगे, टर्म्स फाइनल करेंगे। हाँ, ये प्रीसीड्स द ऑफर। एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट निकाला ऑक्शन के द्वारा सेल करेंगे, तो यहाँ ऑफर जो बिडर है जो बोली लगाएगा वो देगा ऑफर, हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कंपनी भी यही करती है, शेयर्स इशू करती है तब। तो कंपनी क्या करती है आपको, या आपको इनविटेशन टू ऑफर देती है, वो प्रोस्पेक्टस होता है। आप अप्लाई करते हो तब आप कंपनी को ऑफर दे रहे हो कि मैं इतना खरीदना चाहता हूं। अब कंपनी आपको कितने अलॉट करेगी वो तो सिचुएशन बताएगी आपको, है ना, वो आपने पढ़ी रखा है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, सारी चीज प्रोराटा। ठीक है, तो ये भी आ गया आपके पास में, ये इनविटेशन टू ऑफर। और इसमें देख सकते हो आप, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, whereas an invitation to an offer is an attempt to induce offers and precedes a definite offer। मतलब ऑफर से पहले ऑफर रिसीव करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract and only an offer emerges in the process of negotiation। offers to negotiate offers, to receive offers in order to ascertain whether a particular ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, आपको इंटेंशन को देखना है, किस इंटेंशन के साथ आपने वो ऑफर दिया था। तो ऑफर और इनविटेशन, द टेस्ट वुड बी इंटेंशन विद विच सच स्टेटमेंट इज मेड। Does the person who made the statement intend to bound by it as soon as it is accepted by the other, or he intends to do some further act? अगर मान लो जो हमने ऑफर दिया उसी से बाउंड होना है तो ये ऑफर होगा। अगर हमने कुछ कहा उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे तो उसके बाद वो क्या होगा, इनविटेशन टू ऑफर। ये सारी बात आपके पास आ गई। इनविटेशन टू ऑफर में ये 4 एग्जांपल्स दे दिए आपने। इनविटेशन बाय अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, quotation of prices sent in reply to a query regarding price। फिर आ गया एक्सेप्टेंस, 2 clause B, वही डेफिनेशन है। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted and the proposal when accepted becomes a promise। promise को एग्रीमेंट कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस कह रहे हैं। रिलेशनशिप क्या है ऑफर और एक्सेप्टेंस में, तो आपको एग्जाम्पल दिया सर विलियम एंसन ने, कि जैसे आपके पास ट्रेन ऑफ गन पाउडर, बारूद है, बारूद अपने आप में एक्सप्लोड कर सकता है कि बिना आग लगाए, नहीं कर सकता। तो बारूद में जब तक आग ना लगे तब तक वो एक्सप्लोड नहीं होगा। तो ऐसे ही ऑफर भी अपने आप में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता। ऑफर लीगल रिलेशन तब क्रिएट करता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। तो आपने कहा, क्या कहा कि ट्रेन ऑफ गन पाउडर को मान लिया ऑफर, और आपने कहा लाइटेड मैच, उसको मान लिया आपने एक्सेप्टेंस। तो आपने कहा जैसे इसमें लाइटेड मैच लगेगी ये एक्सप्लोड करेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या बन जाता है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, ये स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास, एक्सेप्टेंस टू इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ऑफर को कब तक रिवोक कर सकते हैं, जब तक वो एक्सप्लोड ना हो, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ना बने। तो जब तक सामने वाला पर्सन इसको एक्सेप्ट करे उससे पहले क्या ऑफर वापस लिया जा सकता है, यस। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड एंड ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू अ प्रॉमिस, क्योंकि एक्सेप्टेंस होते ही ऑफर ऑफर नहीं रहा, ऑफर प्रॉमिस बन गया और वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया।
तो ट्रेन ऑफ गन पाउडर दैट इज ऑफर इन इटसेल्फ इज इनर्ट, बट इट इज द लाइटेड मैच, द एक्सेप्टेंस which causes the gunpowder to explode. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship. ऑफर अपने आप में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता, जब जैसे ही उस ऑफर को हम एक्सेप्ट करते हैं वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। बात समझ में आ गई? वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विड्रॉन और रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस कौन देगा? स्पेसिफिक ऑफर के केस में तो जिसको ऑफर दिया गया था वही एक्सेप्टेंस देगा, और जनरल ऑफर के केस में कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो ये बोल्टन वर्सेस जॉन का केस लो पढ़ लिया था आपने। आपने कहा था एक था ब्रोकलहर्स्ट, एक है बोल्टन। ब्रोकलहर्स्ट से बिजनेस परचेज किया है बोल्टन ने, और ब्रोकलहर्स्ट का एक क्रेडिटर था जॉन। तो जॉन को क्योंकि पैसे मांगता है, ब्रोकलहर्स्ट से पैसे मांग रहा है, तो जॉन ने कहा भाई पैसे के बजाय क्या कर दो, उसने एडवांस दे दिया, गुड्स सामान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऑर्डर दे दिया। अब ये बिजनेस इसको बेच दिया, तो अब गुड्स इसने ना सप्लाई करके, ब्रोकलहर्स्ट ने ना सप्लाई करके, किसने सप्लाई कर दिया? बोल्टन ने सप्लाई कर दिया। और बोल्टन क्या कह रहा है बदले में? पैसे दो। तो वो कह रहा है भाई पैसे किस बात के दूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ किया हुआ है? ब्रोकलहर्स्ट के साथ किया हुआ है। तो वो वाली बात यहाँ पर आ जाएगी कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही दे सकता है, एक्सेप्टेंस कोई और नहीं दे पाएगा। बाकी कुछ खास था नहीं इसमें। जनरल ऑफर आप पहले पढ़ चुके हैं, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 कहता है आपके पास एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? कोई कंडीशन नहीं लगानी। मैंने कहा था ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती है। हाँ, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा आपके पास। ऑल्सो एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर। अगर प्रपोजल ने जो भी ऑफर के अंदर पहले बता दिया गया, मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी यस और नो जो भी है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना, मुझे मेल करना है आपको। आपने मेल करने के बजाय मुझे व्हाट्सअप कर दिया, फिर मैंने आपको फिर दोबारा से मैसेज किया कि नहीं आपको मेल ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करना। अब आपने फिर दोबारा अगर मेल नहीं किया तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर आपने मेल कर दिया तो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। और एक ऐसा हो सकता है मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको, आपने व्हाट्सअप भेज दिया, मैंने कहा चलो ठीक है चल जाएगा, तो मैंने आपको इंसिस्ट नहीं किया कि आपको व्हाट्सएप पे नहीं, आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो मेल पे ही देनी पड़ेगी, तो भी फिर उस वैलिड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। तो ये सब भी इसमें पॉइंट आ जाएंगे आपको। देखो इस पे एक ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आरसी वाला पेपर में पूछा जा चुका है। पेपर में आता है सब कुछ यहीं से ही है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमने कितने अच्छे से पढ़ रखा है वो हमें समझ में आना चाहिए। आपने ये कहा कि एक ऑफर दिया सामने वाले ने कि क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, मान लो, या बाइक खरीदोगे, गाड़ी 2 लाख में, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख। तो तुमने क्या कहा कि सर 2 लाख में गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन आपको मेरी बाइक खरीदनी पड़ेगी 50,000। तो ये बताओ क्या आप कंडीशन लगा सकते हो? नहीं, एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं हो सकती। लेकिन आप ऐसा कह सकते हो सर गाड़ी तो खरीद लेंगे अगर आपके पास वैलिड आरसी है, तो गाड़ी खरीद लेंगे अगर आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी है। तो क्या गाड़ी खरीदने के लिए आरसी का होना जरूरी था? यस। बिना आरसी के ऐसा तो फिर चोरी का कोई भी बेच देगा, तो फंस जाएंगे उस केस में। तो ये वाली जो सेल थी आपके पास गाड़ी की, इसी के लिए वैलिड आरसी की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है कि वैलिड आरसी होगी तो एक्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बुक ऑफ द कार। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट। एक्सेप्टेंस में इसमें पढ़ा था आपने ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन, था ना, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। क्या था यहाँ पर कि सामने से एक जो भी आपके पास में ड्राफ्ट बिल आया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट आया, सप्लायर ने आपको क्या भेज दिया? एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेज दिया। आपने उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट करके अपने ड्रॉअर में डाल दिया और ड्रॉअर में ही भूल गए, सामने वाले को भेजा ही नहीं। तो क्या ये एक्सेप्टेंस हुई? नहीं। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब ये आप सामने वाले को कम्युनिकेट करोगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें और एक और पढ़ा था, हाँ पढ़ा था ना, हाँ टी और वी, टी और वी। बाकी इसके अंदर एक और पढ़ा था अपन ने कि अगर मान लो कि किसी ने किसी को प्रपोज किया, प्रपोजल का जो ऑफर का जो आंसर था वो आंसर डायरेक्टली उस पर्सन को ना देकर उसकी बहन को दे दिया, उसकी बहन ने जानबूझकर बताया नहीं, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो ये भी मैंने बताया था आपको। चलिए, अच्छा ड्राफ्ट एग्रीमेंट कोई भेजा था, तो उस ड्राफ्ट के अंदर आपके पास में थोड़ी लैंग्वेज की चेंज कर देना
उससे कोई मैटर फर्क नहीं पड़ता, मेन सब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, ये मैं पहले बता चुका हूं। मैंने आपको कहा कि ईमेल करना है तो आपको ईमेल ही करना पड़ेगा। आपने व्हाट्सअप कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा तो भी वैलिड है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि चलो व्हाट्सअप से मान लेता हूँ एक्सेप्टेंस। बट अगर मैंने आपको 2 बार फिर कहा कि नहीं आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो मुझे ईमेल पे ही चाहिए, तो आपको ईमेल पे ही देनी पड़ेगी। तो वो बात आ गई। बट इफ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज, मतलब व्हाट्सएप से आपने मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैंने आपको इंसिस्ट नहीं किया कि आप ईमेल भेजो, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि ठीक है व्हाट्सएप से ही एक्सेप्टेंस होगी। नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर द प्रपोजर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव कंसेंटेड टू द एक्सेप्टेंस, मान लिया जाएगा कि जो प्रपोजर था, जो ऑफर था, जिसने ऑफर दिया, वो उस पर एग्री कर गया कि ठीक है व्हाट्सएप से मान लेते हैं। टाइम की बात करते हैं तो टाइम रीजनेबल, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। केले खरीदने की बात हो रही है, बनाना खरीद लेंगे 4 दिन बाद, क्या 1 हफ्ते बाद आप बता रहे हो कि अच्छा हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ, आज ऑफर दिया, क्या तुम बनाना खरीदोगे इतने? और सामने से कब ऑफर का रिप्लाई कब आ रहा है, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तक बनाना रुकेंगे क्या? नहीं, खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको रीजनेबल टाइम में, और इसका दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, हाँ, आपने किसी को प्रपोज किया, एक्सेप्टेंस आई 4 साल बाद, 4 साल में तो आपकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, अब बताओ एक्सेप्टेंस का क्या करें? बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी, इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड विद इन द रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर लैप्सेस, ऑफर लैप्स करने से। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, सिर्फ साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मान लेंगे जहां पे प्रीवियस कंडक्ट ऐसा रहा हो, अनलेस द ऑफरी हैज इन प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट इज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे यहाँ पे एक केस लो पड़ा था, ये फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, इसमें क्या था, एफ अंकल अंकल ने क्या कहा नेफ्यू को कि ये घोड़ा मैं मान लूंगा, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा मेरा है, £30 का। और उसने क्या किया, भतीजे ने अंकल को तो नहीं कहा ठीक है हाँ अंकल तुम्हारा है, वो चुप रहा। और उसने ये एक्सेप्टेंस किसको दे दी, आपके पास में जो ऑक्शनर था उसको कहा कि ठीक है ये घोड़ा बचा के रखना, ऑक्शन में मत लगाना, ये अंकल को देना है। ठीक है, उसने बेच दिया घोड़ा गलती से, तो अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर पाएगा? कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन। एक ये भी क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास 1 साल आपने मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया, 1 साल के बाद भी आपके पास में मैगजीन आती रही 5 साल तक, और आपने मना नहीं किया, आप यूज करते रहे, तो यहाँ पे कंटिन्यूड यूज को माना जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। आपने एक बार भी मना ही नहीं किया उनको कि हाँ भाई मेरे को जरूरत नहीं है, आप क्यों भेज रहे हो? मना तो करते आप, फिर वो भेजते रहते, तो वो उनकी मिस्टेक थी, तो आपको मना करना जरूरी था। तो यहाँ गया, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 years. A would be liable to pay as his continued use of the magazine was his acceptance of the offer. सेक्शन 8 आ गया, जो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है, सेक्शन 8 में वही बात कर रखी है। फिर आ गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर पार्टीज फेस टू फेस हैं, पॉइंट्स याद होने चाहिए, पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया कि वैलिड एक्सेप्टेंस के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एसेंशियल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, आपको पॉइंट तो याद होनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मस्ट बी अनक्वालिफाइड, है ना, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सप्रेशन एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए, है ना, अनकंडीशनल, वो सारी चीज़ें आपको जितने पॉइंट्स पढ़े हैं अपन ने ऊपर, सारी तो बताने पड़ेंगे। तो आपको पॉइंट्स तो याद होने चाहिए, और ये पॉइंट याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिमाग में एक फिगर डालना होता है। जैसे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 11 है, 6 आपके पास सेक्शन 10 में, अदर देन सेक्शन 10 5 है, तो आपने एक बार पढ़ लिया तो याद हो गए। ऐसे यहाँ पर भी पॉइंट दिमाग में रखो, कितने पॉइंट है टोटल, और 2 बार लिखने की कोशिश करोगे, तीसरी बार याद हो जाएगी। समझ में? याद करना बहुत आसान काम है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ऐसे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन पूछता है कभी कभार, ऐसे कुछ भी पूछ सकता। अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आमने सामने है, तो ऑफर तुरंत दिया, एक्सेप्टेंस तुरंत आ गई, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वो आमने सामने नहीं है, या तो ओवर द टेलीफोन हो रहा है या तो बाय पोस्ट हो रहा है। तो पोस्ट वाले में मैंने आपको बताया था, डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन या ईमेल, इंटरनेट। तो उस टाइम पे हमें एग्जैक्ट जानना पड़ेगा कब कब। अच्छा, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? आपने बात करी, यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे
ऑफर दिया, ये जो लेटर था आपके पास कितनी तारीख को दिया था 22, 18 तारीख, हाँ यहाँ पर पहुंच गया ये लेटर 22 तारीख को और 24 को पढ़ लिया। अब आप देखो जरा, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? 24 तारीख को, जब वो सामने वाले पर्सन के जिसको हमने ऑफर दिया है उसने पढ़ लिया, उसके नॉलेज में आ जाए। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर ऑफरी, ये कितना आ जाएगा 24th। यहां तक बात समझ में आ गई? ये ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब हम जिसको ऑफर दे रहे हैं उसकी नॉलेज में आ जाए। अगर उसने 22 को लेते ही पढ़ लिया तो 22 तारीख हो जाती है। तो लेटर पहुंचना जरूरी नहीं है, लेटर का मैसेज पढ़ लेना जरूरी है। तो आपने कहा कि जब आपके पास ये लेटर इसको मिला होगा, जब पढ़ लिया होगा, तब जाकर ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ये ऑफरर है, वो ऑफरी है। दूसरी बात आ गई एक्सेप्टेंस। इन्होंने क्या किया, यहां पर एक लेटर रिप्लाई दिया। अब रिप्लाई लेटर, और लेटर जो है वो पोस्ट कब कर दिया? 28 अक्टूबर। यहां पर लेटर को पोस्ट कर दिया गया। यहां पर पहुंचा कब? रिप्लाई का जो लेटर है वो पहुंचा 2 तारीख को, और रीड कब किया? 3 तारीख को। अब आपको मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में 2 चीजें आती हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में इसमें 2 आएंगी, अगेंस्ट प्रपोजर या प्रोमिसर और अगेंस्ट। देखो ये टी कब बाउंड हो जाएगा? इसकी एक्सेप्टेंस से 28 तारीख को ही बाउंड हो जाएगा। टी 28 तारीख के बाद अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता है। वो कब तक रिवोक कर पाएगा? 28 तारीख तक रिवोक कर पाएगा। तो अगेंस्ट प्रपोजर तो कब कंप्लीट हो गया? 28। When the letter of acceptance is put into transmission and beyond the control of the offeree, ऑफरी के बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, उसको लेटर को आपने ट्रांसमिशन में डाल दिया, दिस इज आपके पास में यहां पर वो हो गया अगेंस्ट द प्रपोजर, उल्टा चलता है। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा? जब ये इसके नॉलेज में आएगा। तो नॉलेज में कब आया आपके पास? 3 तारीख को। तो यहां पे नॉलेज में ये आ गया। आपने कहा ये डेट आ जाएगी आपके पास, दिस इज 3rd of नवंबर। आज समझ में आ गई? तो आपको दोनों बात समझ में आनी चाहिए थी कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब ये ऑफरी के नॉलेज में आए। तो नॉलेज में मतलब जब इसने पढ़ लिया हो, दैट इज 24 तारीख। ये अपने ऑफर को वापस कब तक ले सकता है? जब तक ये एक्सेप्टेंस ना दे दे। एक बार एक्सेप्टेंस इसने पोस्ट कर दी, उसके बाद आप ऑफर वापस नहीं ले सकते। तो इस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट हो गया। इस दिन तक आप रिवोक कर सकते हो, उस दिन के बाद आप रिवोक नहीं कर पाओ। यहां बोला है ये लेटर 28 तारीख का यहां पे पोस्ट किया। अब ये लेटर अगर यहां ना पहुंचे तो वो टी तो बाउंड हो चुका है इसी दिन 28 तारीख को ही। वो इसकी बात की गई है, रिवोकेशन की बात नहीं की गई है। रिवोकेशन तो 28 तारीख से पहले पहले करना पड़ेगा, 28 तारीख तक करना पड़ेगा। अगर 28 तारीख को भी लेटर आया इसके पास रिवोकेशन का, तो भी मान लिया जाएगा, अगर पहले वो पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टाइम पे भी अगर दोनों आ रहे हैं तो रिवोकेशन मान लिया जाएगा, बट अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं तो फिर नहीं मान। ठीक है, तो ऐसा है। बट इतना केस में जाता नहीं है आपके पास। सिंपल से आपको पूछता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? 24 तारीख, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। रिवोक कब तक किया जा सकता है? ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजर, है ना? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट हो रहा है? 28 तारीख को। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब हो रहा है आपके पास में? 3 तारीख को, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ये आपको समझ में आना चाहिए। बस ब्रेक लग गया, यहां आ जाओ। तो यहां तक कम्युनिकेशन आपकी बात समझ में आ गई कि हमने कहा था कि सिर्फ लेटर पहुंचना सफिशिएंट नहीं है, लेटर का पढ़ लेना जरूरी है। अगर आपने लेटर नहीं पढ़ा है तो फिर ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो मतलब हमने क्या कहा कि यहाँ पे 22 तारीख को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 24 तारीख को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है।
फिर इसके बाद आपने ये पूरा पढ़ लिया, ये वही सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। अगेंस्ट द प्रपोजर कब होता है? जब वो लेटर पोस्ट किया जाए, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड बियॉन्ड द आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, है ना, वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब ये 28 तारीख को उसके अगेंस्ट हो गया, और इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा? जब ये लेटर इसके पास पहुंच जाएगा और ये पढ़ लेगा, दैट इज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ये सारी बात मैं आपको बता, चलो अब आ जाओ कंसिडरेशन पे। पहले वाला चैप्टर का रिवीजन इतना ही बहुत है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक्सेस, फिर कहोगे सर अब नया मत पढ़ाओ। कंसिडरेशन टू क्लोज डी, डेफिनेशन किसमें? टू क्लोज डी, डी से देना, देना मतलब कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक एसेंशियल आपके पास एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, और कंसिडरेशन का मतलब ही क्या होता है? क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, नॉट अ डेफिनेट एडिक्वेट वैल्यू की बात नहीं करेगा, कुछ भी हो कुछ तो रिटर्न में होना चाहिए, कुछ की वैल्यू रखता हो, बिल्कुल। कंसिडरेशन है क्या आपके पास? प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। ये हमने बात कर ली थी, एक पार्टी के लिए ये आपके पास बेनिफिट है, राइट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, दूसरी पार्टी के लिए लॉस। कंसिडरेशन की डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग or promises to do or abstains from doing something, such an act or abstinence is called or promise is called consideration for the promise। बात समझ में आ गई? कंसिडरेशन क्या है? एक्ट या नॉट एक्ट, एब्सटिनेंस हो गया। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन को भी वैलिड माना गया है। हमने कहा कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसी और के कहने पे कोई काम कर रहा है तो उसके लिए फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप बाउंड नहीं होगे कमीशन पे करने के लिए। किसकी इच्छा पे होनी चाहिए? जो प्रॉमिस कर रहा है, जो प्रोमिसर है, जो ऑफर दे रहा है, उसी की इच्छा पर होना चाहिए, है ना। मैं गाड़ी बेचने की बात कर रहा हूं तो प्राइस वैभव नहीं बता सकता, प्राइस मैं जो कहूंगा वही होगा। ये आपने बात कर ली थी इसके अंदर। फिर अपन ने बात कर ली कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम चिनैया वर्सेस रमैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके पास, कि आपके पास में मुझे पैसा जय भी दे सकता है और मुकुल भी दे सकता है, ये हमने बात कर ली थी। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, अगर परफॉर्मेंस इन कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस है तो, है ना, यहाँ पे अगर कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट तो उसको अपन कहेंगे एग्जीक्यूटेड, और विच कंसिस्ट इन प्रोमिस, कंसिस्ट इन अ प्रोमिस, दिस इज कॉल्ड आपके पास में एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है बट उसकी भी प्रीवियस रिक्वेस्ट होनी चाहिए, वो भी प्रोमिसर के कहने पर वो काम किया गया हो। हाँ, उस टाइम पर आपके पास पैसे की कोई बात नहीं हुई थी, बाद में आपको अच्छा लगा, प्रोमिसर ने आपसे कह दिया कि अच्छा ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा इस काम के लिए, तो फिर उसको देना पड़ेगा। बस कंडीशंस थी कुछ आपके पास में, प्रीवियस रिक्वेस्ट पर होना चाहिए, उस टाइम पर वो जो आपका प्रोमिसर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और आपके पास इसने खुद कहा हो। तो अगर एक बार इसने कह दिया कि मैं पैसे दूंगा, तो उस सिचुएशन में जो पहले वाला जो एक्ट था वो ग्रेटिटुअस नहीं माना जाएगा। ये हमने बात कर ली थी। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, एडुकेट होना जरूरी नहीं है। 50 लाख की गाड़ी 25 लाख में दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी, अच्छा सिर्फ इस वजह से कि कंसिडरेशन कम है हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कहेंगे, बट सामने वाली पार्टी एक बार ये कह दे कि अच्छा ये तो जो है कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये उसके सपोर्ट में एक एविडेंस के तौर पर काम करेगा। ये हमने बात कर ली थी। फिर परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू डू, किसी का काम है वो करना, विटनेस का काम है गवाही देना, आप उसको पैसे दे रहे हो तो उसने आपको इन कंसिडरेशन कुछ काम करके ही नहीं दिया, तो ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जिस्टिंग ड्यूटी, तो दो एग्जांपल पढ़े थे। क्लाइंट कह रहा है एडवोकेट को कि ठीक है मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा जितवाने के लिए, 5 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, 10 लाख पहले फीस दे रखी थी उससे एक्स्ट्रा 5 लाख दूंगा। तो अब बताओ क्लाइंट ने, जो ये लॉयर था, इसने इन कंसिडरेशन क्या दिया? 5 लाख के बदले में कुछ भी नहीं दे रहा है। तो जब कुछ नहीं दे रहा तो क्या ये बाद में मना कर सकता है इस चीज के लिए? यस, मना कर सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो जिसको कि लो की आईज में कुछ ना कुछ वैल्यू मानी गई हो। ये आपके पास इम्पॉसिबल, या तो इलीगल या तो इम्पॉसिबल, लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ये आपने बात करी है। और कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पैसा देना ये इमोरल नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत
अब बच गए दो चीजें, अब बच गई दो चीजें इसके अंदर, छोटा सा ये छोटी सी यूनिट है आपके पास। एक एक्सेप्शन बच गई है किस बात की, एक तो दो चीजें होती हैं इसमें, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी दे सकती है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है वो भी आपको कंसिडरेशन दे सकती है, बट कोई थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, क्या वो केस डाल सकती है? नहीं, वो केस नहीं कर पाएगी। बट इन दोनों बातें की कुछ एक्सेप्शन है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की 7 एक्सेप्शंस थी, और आपके पास में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन नॉट sue अपॉन इट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue अपॉन इट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue अपॉन इट। इसी को क्या कहते हैं अपन? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी क्या है एक्सेप्शन? 7 एक्सेप्शंस हैं। कैफे एटीएम क्या पढ़ा? कैफे एटीएम। और दूसरे में क्या पढ़ा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बैन सीसीटीवी, है ना? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बैन सीसीटीवी। बात समझ में? चलिए अब ये बता सकते हो कि इसके अंदर सबसे पहले कैफे एटीएम में सी क्या था आपके पास? कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। अगर लैंड पर कोई कंडीशन चली, आपने एग्जांपल पढ़ा था, दो प्लॉट हैं एक पर्सन के, एक पर्सन पे एक प्लॉट के ऊपर वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, दूसरे प्लॉट को उसने बेच दिया, लेकिन इस कंडीशन के साथ बेचा कि आप इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब इस पर्सन ने खरीद लिया, अब ये आगे किसी को बेचेगा तो ये भी इसी कंडीशन के साथ ही बेचेगा, ठीक है? तो इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो जो ये बेच रहा है सामने वाले पर्सन को, मान लो मैंने खरीदा था इस कंडीशन के साथ, मैंने वैभव को बेच दिया, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज तो हम है, बट इसको एनफोर्स करा कौन सकता है? जो पहले वाली पार्टी थी वो भी एनफोर्स करा सकती है। बात समझ में आ गई? कोविनेंट रनिंग विद द लैंड एग्जाम्पल के साथ क्लियर है? किसी को कोई डाउट एग्जाम्पल में? इसके बाद आ गया आपके में ए आ गया, दैट इज असाइनमेंट। हमने कहा था टेनेंट और फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किराए पर प्रॉपर्टी किसने दे रखी है? फादर ने दे रखी है टेनेंट को। तो रेंट लेने के लिए क्या कह दिया फादर ने? कह दिया कि मेरा जो रेंट है वो मुझे ना देकर किसको दे देना? बेटे को दे देना, क्योंकि वो नहीं जा पाता, बेटे को भेज देते हैं रेंट लेने के लिए। अब बेटा गया, रेंट नहीं दिया, तो अब क्या बेटा इन्फोर्स करा सकता है कोर्ट में जाकर? यस, करवा सकता है। ये बात अपने समझ में आ गई। ए हो गया। एफ आ गया फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में क्या कहा था कि अगर फैमिली सेटलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में है, तो जो पार्टीज नहीं है, जो मेंबर्स हैं फैमिली के और जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी एनफोर्स करा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था सन और फादर के बीच में, बट डॉटर भी एनफोर्स करा सकती है। इन सन्स की जो वाइफ है वो भी एनफोर्स करा सकते हैं, इनके बच्चे जो हैं वो भी एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। एफ के बाद क्या आ गया? कैफे। ई दैट इज एस्टोपल और एक्नॉलेजमेंट। तो यहां पर अपन ने बात करी थी कि पैसा एक को दे दिया, मुकुल ने पैसा दे दिया जय को, और जय ने मुझसे कहा फोन करके कि ठीक है सर मेरे पास पैसा रखा हुआ है, और बाद में वो पैसा नहीं दे रहा है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ, तो यहां पर मैं भी एनफोर्स करा सकता हूं, ये अपन ने बात करी थी। और आपके पास कैफे हो गया एटीएम। ए से एजेंट। एजेंट के ने दो चीजें थी, कंडीशन थी कि उसने विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी वर्क किया हो, जो काम वो करने के लिए कर सकता है, ऑथोरिटी में हो वही काम किया हो, और इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल किया हो, नाम प्रिंसिपल पे। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट ने और थर्ड पार्टी ने, मतलब है ना, एजेंट ने किसी के साथ किया है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, बट प्रिंसिपल भी एनफोर्स करा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कैफे हो गया, ए हो गया। उसके बाद टी आ गया, ट्रस्ट। ग्रांडफादर ने ग्रांड सन के लिए एक ट्रस्ट बनाया, तो जो बनाता है उसको बोलते हैं सेटलर, जिसको बनाया गया एडवोकेट उसको ट्रस्टी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ट्रस्टी और ग्रांडफादर के बीच में, मतलब लॉयर और ग्रांडफादर के बीच में हुआ। बट यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है ग्रांड सन, वो भी एनफोर्स करा सकता है अगर ये एक्सपायर हो जाए, नहीं करा पा रहे हैं तो उस केस में। ये बात आपको समझ में आ गई थी, है ना? ग्रांडफादर GF। और उसके बाद में आ गया था MATM, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ससुर जी ने दामाद जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर वाइफ भी एंटर कर सकती हैं। बात समझ में आ गई ना? एनफोर्स करा सकती हैं। ये हो गया आपके पास सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया आपके पास, याद हो गया। दूसरा आ गया आपके पास नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बैन CCTV। बी से बेलमेंट। बेलमेंट में कंसिडरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ससुराल जाना है, गाड़ी ले ली,
बेलमेंट का मतलब ही क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने कोई गुड्स डिलीवर किए हैं और वो जैसे ही अकम्प्लिश होगा वो स्पेसिफिक पर्पस, गुड्स वापस दे दिए जाएंगे आपके पास में, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। तो ये विदाउट मनी भी हो सकता है और विद मनी भी हो सकता है, तो बिना मनी के भी बेलमेंट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर उससे मैंने गाड़ी ली और मैंने उसको गाड़ी वापस नहीं करी तो मैं ये नहीं कह सकता कंसिडरेशन में क्या था, ऐसी बात नहीं कर सकते। बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ए से आपके पास एजेंसी, चेला बनाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एजेंट किसी को भी बना सकते हैं। इसके बाद आ गया आपके पास एन से नेचुरल लव एंड अफेक्शन। चार कंडीशन थी कि एग्रीमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। अब नियर रिलेशनशिप में यहाँ पे इन्होंने फैमिली रिलेशंस बता रखे हैं नियर रिलेशनशिप में, और इट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड, क्योंकि जो सोशल एग्रीमेंट्स थे, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स थे, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप गायब थी, और इन्होंने जैसे ही राइटिंग में करा और रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वहां पर वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ये आपके पास आ गई, इसकी वजह से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन आ गई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बैन हो गया। सीसीटीवी क्या था आपके पास में, चैरिटी। चैरिटी में मैंने बताया था अगर किसी को मेरे कमिटमेंट पे किसी ने आगे चैरिटी कर दी है तो फिर वो एनफोर्सेबल हो जाएगा कि वो पैसा ले सकता, उतना पैसा तो वो रिकवर कर सकता है। 10 लाख की कही थी बट आगे सामने वाले ने 5 लाख खर्च कर दिए मेरे प्रॉमिस के बिहाफ पर, तो मुझे कितने तो देने ही पड़ेंगे, 5 लाख तो देने ही पड़ेंगे। एक था कंप्लीटेड गिफ्ट, पार्टी में गए, आईफोन प्रो मैक्स लेकर गए और अपन ने आईफोन जाते ही पकड़ा दिया, खाना खाया पसंद नहीं आया तो लोग खाना अपन खाना नहीं आईफोन अपन ने वापस मांग लिया, है ना, वापस भाई वापस दे, तुमने कुछ कंसिडरेशन में दिया ही नहीं, है ना। तो ये वाली चीज कंप्लीटेड गिफ्ट भी आपके पास एनफोर्सेबल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आ गया आपके पास में टी से टाइम बार डेब्ट। बताया था आपको टाइम बार डेब्ट बीच में किसी पार्टी में मिल गया, सौरभ बताया था, एग्जाम्पल लिया था, उसने मेरे को लिख कर दे दिया, रिटर्न में दे दिया। अगर राइटिंग में दे देता है टाइम बार डेब्ट के मैं पैसा दूंगा तो विदाउट एनी कंसिडरेशन किया, अभी तो कोई कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है तो वो पैसा देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास में क्या आ गया, दैट इज बेन सीसीटीवी। वी से वॉलेंट्री सर्विसेज। तो पास्ट में अगर वॉलेंट्री सर्विसेज दी है तो उसकी भी 4 कंडीशन थी आपके पास। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस कि रेंडर्ड वॉलेंटरली, पहली बात तो उसने अपनी इच्छा से करी हूँ, उस टाइम पर क्या रेंडर टू द, रेंडर किसके लिए की गई हो, प्रोमिसर के लिए की गई हो, और उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में हो कौन, रेंडर प्रोमिसर। और अपन ने कहा कि इंटेंशन टू कंपेंसेट, जो प्रोमिसर है उसने कहा हो कि मैं पैसा दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। आर ने अगर गुड्स सेव करे थे, एग्जांपल था आपके पास पी के, तो यहाँ पे कहा प्रोमिसर पी फाइंड्स आर्स वॉलेट, पी को जो है आर का वॉलेट मिला एंड गिव्स इट टू हिम, तो आर ने प्रॉमिस किया कि ठीक है वो 10,000 देगा, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। मिस्टर सोहनलाल sold 10 acres of his agricultural land to Mr. मोहनलाल। सोहनलाल ने मोहनलाल को 10 एकड़ जमीन बेच दी है on 25th of September 2020 for 25 lakhs. The property papers mentioned a condition amongst other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller, for carrying out farming or other activity of his choice. तो इसने कंडीशन लगा दी भाई 10 एकड़ तभी दूंगा जब 9 एकड़ तो तुम कर लोगे, 1 एकड़ मेरे बेटे को दोगे। On 12th of October 2020, Mr. Sonlal died, leaving behind his son and wife. ठीक है। On 15th of October 2020, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to the son. Now, Mr. Chotelal wants to file a case against the purchaser and get a suitable redressal. Discuss the above in light of the provisions of the covenant वाला केस है ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ तो दोनों लग सकते हैं इसके अंदर। देखो 2 वैलिड पॉइंट आ रहे हैं, एक तो कोविनेंट रनिंग वाला तो आ ही रहा है ना, वो तो आएगा, ये वो तो डायरेक्ट अपेरेंट है। दूसरा ये था कि कंसिडरेशन दिया किसने था, यहां पर वो अगर वो पॉइंट यूज होगा तो वो कर सकते हैं। देख लो एक बार कंडीशन क्या है। Problem as asked in the question is based on the provision of the Indian Contract Act 1872 as contained in section 2D and on the principle privity of consideration. Consideration is one of the essential elements to make a contract valid and it can flow from the promisee or any other person.
लैंग्वेज यूज इन द कंसिडरेशन 2D इज इट नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसी ओनली। यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा ना, वो ये कह सकता है कि भाई तुमने तो मुझे कंसिडरेशन में कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं तुमको 1 एकड़ यूज करने के लिए क्यों दूं। समझ में आया ना ये पॉइंट आपके पास? मिक्स हो रहा है ना यहाँ पे दोनों चीजों का। एक तो ये आ गया कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड कि भाई कंसिडरेशन में नहीं दिया, तो एक तो ये होगा, और दूसरा ये है कि कंसिडरेशन तुमने नहीं दिया तो किसी और ने तो दिया है, वो उसके फादर ने कंसिडरेशन दिया, तो वो केस भी लग रहा है, तो दोनों लगेंगे इसके अंदर। तो promise is enforceable if there is some consideration for it and it is quite immaterial whether it moves from the promisee or any other person. The leading authority in the decision of Chinaiya versus Ramaiya held that the consideration can be legitimately moved from a third party accepted principle of law. ये दोनों लग जाएंगे। It is provided in the law that in case covenant running with the land where a person purchases land with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor or the of the seller. In such a case, third party to a contract can file the suit although it has not moved the consideration. Hence, Mr. Chotelal is entitled to file a petition against Mr. Mohanlal. मेन बात तो इसके अंदर यही वाली है, लेकिन वो पॉइंट उसका साइड इफेक्ट आ रहा है। मेन तो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड का ही पॉइंट है कि विदाउट कंसिडरेशन भी वो कर सकता है। दोनों डालने पड़ेंगे ना आपको। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, मोहनलाल ने किसका बेटा है? छोटेलाल। तो 10 एकड़ की दी थी, 1 एकड़ ये हो गया, 15th परचेज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया।